ओके सबसे पहला इधर ध्यान देंगे। सबसे पहला टॉपिक ये आपको पूछा जाता है इसके अंदर से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ डिस्टिलाइजेशन, वही डिस्टिलेशन। अच्छा आप क्रिस्टलाइजेशन होगा, सॉरी, ठीक है। तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं? अच्छा इसको समझे बात को। हाँ फ्रैक्शन में समझ आता है टुकड़ों में, और क्रिस्टलाइजेशन मतलब लिक्विड से क्रिस्टल बनाना। लिक्विड से क्या करना? क्रिस्टल। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। कभी आप लोग ने चाशनी देखा? चाशनी, चाशनी में आप क्या करते हो? शक्कर को, शक्कर एक क्रिस्टल है, बराबर है, इसको आप क्या करते हो? घोल देते हो, समझ आ रहा है? और हीट कर करके घोल देते हो, यानी जबरदस्ती उसकी कैपेसिटी से ज्यादा घोलते हो, तब जाके क्या बनता है? वो चाशनी बनता है। लेकिन जैसे ही आप उसको ठंडा होने के लिए वापस छोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? जम जाता है, यानी जो शुगर उसमें घुल गया था वो वापस से क्रिस्टल बन जाता है, ऊपर एक कड़क सा लेयर बन जाता है, तो वो क्या बन गया है? वापस से क्रिस्टल बन गया है। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? हाँ रिवर्स हो गया, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन हो गया, क्रिस्टल बन गया ना। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो क्रिस्टल क्या हो सकता है? पानी में डाला तो वो घुलेगा, है ना, और अगर ये वापस से क्रिस्टल बनने लग जाएगा तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ गया। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं? अच्छा सॉल्यूशन समझ आता है आपको? ओके तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इस सॉल्यूशन के अंदर ए और बी सल्यूट है। ए और बी ये दोनों भी क्या है? सॉल्यूट है। और प्लस हमारे पास कौन होगा? सॉल्वेंट। देखो सॉल्यूट हमारे पास कितने हैं? दो हैं, याद रखिएगा कितने हैं? दो। और एक ही सॉल्वेंट में घुले, मतलब पानी में आपने दो चीज घोली हुई है, तो दो क्रिस्टल आपने घोला हुआ है, समझ आ रहा है? और दोनों क्रिस्टल अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग का क्या नाम है, कंपाउंड है, बात कर सकते हो। दोनों का सॉल्युबिलिटी यानी घुलने की एबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन सॉल्युबिलिटी ऑफ एस, यानी यहां पर क्या बोल रहा हूं? सॉल्युबिलिटी, घुलने की एबिलिटी। और ये कब डिफाइंड होता है? सैचुरेशन पर, यानी जब सॉल्यूशन क्या हो जाए? सैचुरेट हो जाए। अब सैचुरेट, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड भी बताता हूं मैं, लेकिन फिलहाल अभी ये बात समझो कि हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट हैं? दो सॉल्यूट है। दो सॉल्यूट को सेम सॉल्वेंट में, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कहानी पता है? थोड़ा सा कम करना। सॉल्यूट किसको बोलते हैं हम लोग? जो घुलेगा, है ना। और सॉल्वेंट कौन होता है? जिसमें घुलेगा, वेरी गुड। और दोनों मिलकर जो बनता है वो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास दो सॉल्यूट हैं और एक सॉल्वेंट है। जो दो सॉल्यूट है ए और बी, दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, ए की कम है और बी की क्या है? ज्यादा। अच्छा तो हमने क्या किया? इसको गर्म करके दोनों को घोल दिया इसके अंदर, दोनों घुल चुके हैं, ठीक है। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूं। क्या होने के लिए? जब जैसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगा तो क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन। क्या होने लगेगा? क्रिस्टल वापस बनने लगेगा। अब आपको क्या लगता है सबसे पहले क्रिस्टल ए बनेगा या बी बनेगा? सोच के देखो। वापस से क्रिस्टल कौन बनेगा? ए पहले बनेगा। क्यों? रीजन, उसके घुलने की एबिलिटी कम है ना, लेस सोल्यूबल है ना, तो वो पहले क्रिस्टल बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है। तो जैसे जैसे कूल डाउन हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर टेम्परेचर सिर्फ ए ही क्रिस्टल बना हुआ है, बी अभी भी घुला हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक फिल्टर पेपर लेंगे, समझ आ रहा है? ठीक है, फिल्टर पेपर लेंगे, ओके। फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं? एक क्या नाम है, फिल्टर पेपर आता है बेसिकली, ठीक है। उसको आप ऐसे कोन जैसा बना लेना है और इसमें से इसको पोर कर देना है। अब इसमें से कौन पास हो जाएगा? बी पास हो जाएगा। क्यों? समझ आ रहा है? बी क्योंकि घुला हुआ स्टेट में, और यहां पर रुक कौन जाएगा भाई? ए, क्योंकि ए क्या बन चुका है? क्रिस्टल। तो इस तरीके से आपने ए को बाहर निकाल लिया। नहीं आई बात समझ में?
अच्छा, अब ए को जो बाहर निकाला आपने, इसको क्या करेंगे, वापस से सॉल्वेंट से धो देंगे और उसके बाद सुखा देंगे। तो ये अपना इस ए और बी जो मिक्सचर था उसमें से ए आपने निकाल दिया, है ना। अभी क्या करेंगे, और ठंडा होने देंगे, और जब ठंडा होगा तो आप कौन क्या नाम है, क्रिस्टलाइजेशन करेगा, बी। तो सेम तरीके से वापस से आप सिर्फ नीचे कौन जाएगा, सॉल्वेंट, और यहां कौन बच जाएगा, बी। उसको भी धो के ड्राई कर लेंगे, हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नहीं आई बात समझ में। तो ये किसके बेसिस पर हुआ, सॉल्युबिलिटी के बेस पर, ठीक है। जिसका सॉल्युबिलिटी कम था वो पहले क्रिस्टल बन गया। तो इतना ठंडा नहीं करने का ना, तेरे को उसको कूलिंग करना नहीं है, हम लोग ने छोड़ दिया उसको, हम लोग ने हीट, सुनो, हाँ समझ आ रहा है। मैं उसको बेसिकली फ्रीजर में नहीं डालना है अपने को। अब तो ऐसे रखेगा इसको यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर, थोड़ी बर्फ बनेगा वो, पागल है। आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सॉरी फ्रैक्शनल। पढ़ो एक बार, एक बार अभी पूरा पॉइंट पढ़ते, देखो आपको समझ आता है क्या। टू और मोर सब्सटेंस कहां पर है, इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय क्या बोल रहा है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, है ना। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेरिन टू और मोर सोल्यूबल सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सोल्यूबल सब्सटेंस, जिनका क्या नाम है, सोल्यूबिलिटी क्या करता है, वाइडली डिफरेंट होता है, हाँ एकदम करीब करीब नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए इनकी सोल्यूबिलिटी में, इन द सेम सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर आर सेपरेटेड बाय। तो कौन से प्रोसेस से ये सेपरेट किए जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब सुनो, ये एग्जांपल लेकर जो मैंने आपको दो लिए ना, ए और बी, ये वहां पर मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूट ए एंड बी, ये एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन, आर डिसॉल्व्ड इन सुटेबल हॉट सॉल्वेंट, कैसा है सॉल्वेंट, हॉट गर्म है, टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, चलो अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता देता हूं। सुनो, अब आप खाना खाने बैठते हो, ठीक है, अब आपकी कुछ कैपेसिटी है खाना खाने की, नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने बिरयानी लाके रख दिया आपके सामने, ओके, और आपको मालूम है कि अगर बिरयानी के साथ में कचुम्बर नहीं मिलेगा तो पेट भर के आप नहीं खा पाओगे उसको, है ना। और जब साथ में कचुम्बर भी आ जाता है, रायता आ जाता है, तो यहां तक खाते हो, नहीं। अच्छा आप सुनो तो अगर आपकी कैपेसिटी मान लो विद रायता क्या नाम है, यहां तक खाने की है, यहां तक है ना, बोलते हैं ना हलक तक खा लिया इतना, ओके। तो अगर आप आधा प्लेट खाते हो तो वो अनसेचुरेटेड हो, आप अभी तक सेचुरेट नहीं हुए। आप अगर पूरा प्लेट खा लेते हो, पूरा खाना खा लेते हो, है ना, और यहां तक बस डकार भी नहीं निकल रही है, इतना खा लिया यहां पर, हाँ, तो ये हो गया सेचुरेट, क्या बोलेंगे, सैचुरेट। अच्छा अभी सुपर सैचुरेट किसको बोलते हैं, सुपर सैचुरेट, हाँ जब हद से ज्यादा खा लिया, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, ठीक है। कुछ लोग रहते हैं ना यहां तक तो खा लिया, उसके बाद भी ऐसे बस यहां भी ऐसे भर लिया है, ये क्या हो गया, देखो यहां तक खाया तो अनसेचुरेट हो गया आप, लेकिन उसके बाद यहां भी भर लिया, तो ये अभी सुपर सैचुरेट हो गए, क्या हो गए। अच्छा सुपर सैचुरेट होने के बाद क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल है वापस निकाल दोगे आप। तो ऐसे ही सॉल्यूशन में होता है, सॉल्यूशन में सुनो इस बात को, किसी सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट घोलते जाते हो तो उसकी घोलने की कुछ एबिलिटी होती है, जब तक ये मैक्सिमम एबिलिटी से कम तक घोल पा रहा है, हाँ, जब तक हम लोग इसको बोलते हैं कि अनसैचुरेटेड। जब मैक्सिमम घोल लिया, अब इससे ज्यादा घोल नहीं सकता है, तो बोलते हैं सैचुरेट है, क्या है। लेकिन अगर सैचुरेट से ज्यादा घोलना चाह रहे हो आप, तो आपको इसको हीट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, जैसे चाशनी बनाते वक्त आपको पता होगा, अगर आप पानी में शक्कर डालोगे, घुलेगा घुलेगा, एक टाइम तक घुलेगा, उसके बाद घुलेगा नहीं, फिर आप उसको हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, और फिर बाद में हीट करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर इसका सैचुरेशन लेवल बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, मतलब हाँ, तो आप इसको हीट करोगे तो ये और इसकी घुलने की एबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो आपको एक हॉट सॉल्यूशन के अंदर उसका सैचुरेशन लेवल ज्यादा हो जाता है, तो सैचुरेट होने तक घुलना है। कब तक घुलना है, सैचुरेट होने तक। जब आप ठंडा करते हो, ठंडा का जो टेम्परेचर कम होता है, घुलने की एबिलिटी भी क्या होगी, कम, तो ये क्या करने लगेगा, क्रिस्टल बनाने लगेगा, क्या बनाने लगेगा, क्रिस्टल। तो सैचुरेट समझ में आ रहा है,
सैचुरेट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जब इसकी घोलने की एबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम घोलने की एबिलिटी क्या हो जाए, तो अपन बोलते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो गया है, सैचुरेट हो गया। समझ गए बात को कि नहीं समझ में आया? अच्छा तो आप सुनो, टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो हम लोग एक हॉट सॉल्वेंट के अंदर गर्म सॉल्वेंट में ए और बी को घोलते हैं। कब तक घोलेंगे? जब तक ये क्या ना हो जाए, सैचुरेट ना हो जाए। सैचुरेट ना हो जाए मतलब अपनी मैक्सिमम हाँ सॉल्युबिलिटी पे ना पहुंच जाए, ठीक है। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट पार्टिकल एंड देन अलाउड टू कूल। तो सबसे पहले इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह होगा तो पहले वो फिल्टर कर दो आप, ठीक है, वो मैंने पॉइंट वहां पर नहीं बताया। तो सबसे पहले आप इसके अंदर कुछ गंदगी होगी तो उसको निकाल दो, ये तो क्रिस्टलाइजेशन फिर प्रॉपर नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको पूरा हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है, ताकि उसमें अगर हल्का बोल का डस्ट होगा तो वो निकल जाएगा। फिर उसको ठंडा होने के लिए क्या कर देना है, छोड़ देना है। अच्छा सबसे पहले कौन क्रिस्टल बनेगा, आपने बताया था ए का सॉल्युबिलिटी कम हम लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो पहले क्रिस्टल बनेगा, ठीक है। तो एज सॉल्यूशन कूल्स द सोल्यूट विच इज लेस सोल्यूबल, द सोल्यूट विच इज लेस सोल्यूबल क्रिस्टलाइजेस आउट फर्स्ट, वो सबसे पहले क्रिस्टल बनेगा। एंड द क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड, जो क्रिस्टल बन गया उसको अपन क्या करेंगे, छान लेंगे, ठीक है। वॉश्ड विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से धोएंगे और सूखा कर देंगे, तो ड्राइड, समझ में आ रहा है, तो उसको सुखा देंगे। फिर मदर लिक्वर, मतलब जो अभी नेक्स्ट बचा है अपना, ठीक है, मदर लिक्वर लिक्विड, ठीक है, लिक्विड यानी वही हो गया लिक्विड, इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय इवापोरेटिंग द सॉल्वेंट द सेकेंड सोल्यूट। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला आप वापस से ठंडा होने के लिए छोड़ सकते हैं, अदरवाइज उसके अंदर कौन बचा है, अभी सिर्फ बी बचा है। कौन बचा है, ए तो आपने क्रिस्टल बन गया, उसको पूरा निकाल लिया। अब उसको क्या कर सकते हो, आप हीट भी कर सकते हो। हीट करोगे तो यहाँ पर किस में घुला हुआ है, ये पानी में, तो पानी क्या बन जाएगा, ये सॉल्वेंट जो भी होगा वो क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप बन के उड़ जाएगा। पीछे कौन बचेगा, बी, पीछे कौन बचेगा, बी बचेगा। तो दूसरा प्रोसेस कैसे बोला है कि इसको इवेपोरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इवेपोरेट कर लेंगे, समझ में आ रहा है। ओके तो दीज क्रिस्टल्स आर फिल्टर्ड टू ऑब्टेन द सेपरेटेड प्यूरिफाइड सेकेंड कंपोनेंट। तो इस तरीके से अपने को क्या मिल जाएगा, दूसरा कंपोनेंट कौन था, बी, वो मिल जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो गया ये, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो आपने यहां पर क्रिस्टलाइजेशन किया, वो भी फ्रैक्शनल, क्योंकि दो लोग थे, ऐसे तीन लोग भी तो हो सकते थे, चार लोग भी तो हो सकते थे, है ना। तो कब आप कब इस्तेमाल कर सकते हो, याद रखना, जब इनकी सॉल्युबिलिटी में बहुत ज्यादा अंतर हो, एकदम करीब करीब नहीं होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी में अंतर बहुत ज्यादा होगा तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, ओके अभी बात करते हैं, ऐसे डायग्राम आप लोग ने सब देखा होगा लोअर क्लास में, नहीं देखा है इसको ऐसे सब, ठीक है। तो हमारे पास एक फ्लास्क है, यहाँ पर थर्मामीटर है, ठीक है, और ये बेसिकली हमारा कूलर है, यहाँ पर इधर पे ठंडा करेंगे जो भी गैस का वेपर आएगा, ठीक है, या कंडेंसर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और फिर यहाँ पर जमा करेंगे जो भाप बन के यहाँ से निकलेगा। अच्छा तो बेसिकली क्या करने वाले, डिस्टिलेशन क्या है, सुनो, डिस्टिलेशन इज एन इंपॉर्टेंट मेथड यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड्स। पहली बात तो डिस्टिलेशन आप कहां इस्तेमाल करोगे, सबसे पहले ऐसे लिक्विड्स जो भाप बन सकते हैं, भाप बन सकते हैं, समझ रहा, वोलेटाइल मतलब जो वेपर बन के उड़ जाए, वोलेटाइल। वोलेटाइल बताओ कौन से एग्जांपल्स आपके सामने, वाटर भी है, वाटर वेपर बन सकता है, और पेट्रोल, हाँ वोलेटाइल है, नहीं यारी बात, हाँ वो भी वोलेटाइल है। आपका ये इतर जो आप यूज करते हो, हाँ अल्कोहल, समझ आ रहा है, क्या है ये, वोलेटाइल है, उड़ जाता है ना, आप इसका ढक्कन खोल के रखो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो जो भी ऐसे उड़ जाएगा वो वोलेटाइल होता है, ऐसे ही उड़ जाएगा, समझ आ रहा है, ओके। चलो सुनो, फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटीज, तो अभी सुनो, अभी मान लो कोई वोलेटाइल है और वो नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब समझ में आ रहा है, जो क्या बन के उड़ जाए, पंख ऐसे उड़ा, पंख फैला के उड़ जाए, ऐसा नहीं, वेपर बन के उड़ जाए, समझ में आ रहा है, जो गैसियस फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाए खुद ब खुद, ठीक है, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। और मेरे पास नॉन वोलेटाइल कौन होगा, जो ऐसा नहीं करेगा। तो अगर मान लो दो मिक्सचर है मेरे पास, मिक्सचर जो है वो वोलेटाइल और
नॉन वोलेटाइल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो अगर इसको मुझे वोलेटाइल को अलग करना है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उड़ने वाला कौन होगा, जिसको अगर हीट करूंगा या क्या नाम है ऐसे भी छोड़ दूंगा, यहाँ पर हीट करने का बताया है आपको, ठीक है। तो हीट करूंगा तो कौन वोलेटाइल ही उड़ सकता है ना, नॉन वोलेटाइल उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है, तो वो भाप बन के आएगा, समझ आ रहा है, गैस बन के। अभी वो यहाँ पर ओपनिंग आपने यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, तो यहां से आया, आप थर्मामीटर आप पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि अगर मान लो इसमें 2 से ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंसेस हैं, 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको अलग अलग टेम्परेचर, सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा, तो वो टेम्परेचर मेजर करना है कि इस बॉइलिंग पॉइंट पर ये मिल रहा होगा, समझ आ रहा है। जैसे आपको नाइट्रोजन गैस, ये एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन निकालना होता है, या फॉर एग्जांपल हीलियम निकालना होता है, या ऑक्सीजन गैस निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, पूरे एयर को पकड़ते हो, क्या करते हो, पूरे एयर को पकड़ते हो, उसको कंडेंस करते हो, ठीक है, और ये एयर का लिक्विड बनता है, समझ आ रहा है। ये मैंने आपको शायद कहां पर बताया था, नहीं अल्केन वाले चैप्टर में बताया था, थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है वहां पर, बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। जैसे वहां पर क्रिस्टलाइजेशन बात कर रहे थे ना, यहाँ पर डिस्टिलेशन आएगा अलग अलग, तो अलग अलग टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप यहाँ पर थर्मामीटर लगाते हो, क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग होता है। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाँ ठीक है, आप लोग ये डेफिनेशन पढ़े हो ना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन सुनो, आप कोई लिक्विड को हीट कर रहे हो, उसके ऊपर उसका वेपर बनता है, क्या बनता है, उस वेपर का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेयर, तो जब हम लोग क्या करते हैं, ये देखो वेपर प्रेशर की बात कर लो, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर का कितना है बॉइलिंग पॉइंट बताओ, ओके, तो आपने क्या किया, वाटर को हीट करना शुरू किया, हीट करते हैं, ये वेपर बनने लगता है बच्चों, क्या बनने लगता है, वेपर। जब इसका वेपर जो इसके ऊपर है उसका प्रेशर, वेपर का प्रेशर, ठीक है, जब कितना हो जाएगा 1 atm, कितना हो जाएगा 1 atm, किसका, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तब ये उबलने लगता है। कभी उबलने लगता है पानी, जब इसका वेपर प्रेशर, कोई भी लिक्विड का, जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तब ये उबलने लगता है। आई बात समझ में। तो बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से बात, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ आ रहा है। डेफिनेशन ये है, आगे चल के आप लोग बोलते हो टेम्परेचर एट विच इट बॉइल्स, ठीक है, वो डेफिनेशन लोअर क्लास तक, लेकिन आगे चल के आपको कौन सा डेफिनेशन काम आएगा, ये वाला वेपर प्रेशर वाला। क्या बोलेंगे वापस से सुनो, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, उसी लिक्विड का वेपर बनेगा, उस वेपर का प्रेशर उसके ऊपर होता है, वो किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तब आप क्या बोलेंगे, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है। समझ आ रहा है, मतलब 100 डिग्री पर वाटर होता है, ऐसे हर एक लिक्विड अलग अलग इस पे होगा। ओके, तो आप सुनो, यहां से ये गैस चली, अब रास्ता जाने के लिए सिर्फ इधर ही है, तो ये गैस अब यहां एंटर करती है। अच्छा ये जो देख रहे हो ये क्या है पता है, ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये नली इसके अंदर से जा रही है ऐसे, है ना, और ये ऊपर से जैकेट पहनाया हुआ है, ये जैकेट क्या है सुनो, ये ग्लास का ही जैकेट है, यहां से आप पानी ऊपर भेजते हो, ये इनलेट है, ये गैस अंदर से यहां से आ रही है, हाँ ओके, और ये आपने वाटर इनलेट, तो एक ठंडा पानी यहां से भेजते हैं, ये इधर से ये पूरा घूमता है, इसको ठंडा करता है और यहां से निकल जाता है, तो यहां से एंटर करा और यहां से वाटर आउटलेट, देखो वाटर इनलेट वाटर, ये क्यों लगाया गया होगा, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है इसके अंदर, तो ये क्यों लगाया कि जो गैस, जो हॉट गैस अंदर से आ रही है वो ठंडा हो जाए, ये गैस को ठंडा करेगा तो क्या बनता है, लिक्विड बनता है। अभी गैस बोला है मैंने, वाटर वेपर नहीं बोला है कि पानी बनेगा, कोई गैस है, तो गैस जब ठंडा किया जाता है तो वो लिक्विड बनता है, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखो गैस टू लिक्विड, याद रखिए प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। आपको क्या नाम है, अभी यहां पर समझने के लिए एटलीस्ट इतना समझ आना चाहिए, लेकिन पूरे प्रोसेस भी आपको याद होना चाहिए। एक बार लाइन से देख लेते हैं, सॉलिड से लिक्विड, प्रोसेस बोलो मेल्टिंग, और क्या नाम है, लिक्विड से वापस से सॉलिड, अबे गधे,
नहीं समझा क्या बोला मैंने? ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये रहा सॉलिड, ये लिक्विड, और इधर गैस, और ऐसे एरो बना सकते हो आप। ये देखो, सॉलिड से लिक्विड अगर यहां जा रहा हूं तो दिस इज मेल्टिंग, क्या बोलते हैं इसको? अगर लिक्विड से सॉलिड आ रहे हैं तो फ्रीजिंग हो जाएगा, सही है? ओके, लिक्विड से गैस, वेरी गुड, वेपराइजेशन। और ये क्या हो जाएगा पीछे, गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन। समझ गए? अच्छा एक और है, अगर ये डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट हुआ तो सब्लिमेशन, और अगर ये डायरेक्ट ऐसे ही होता है, रिवर्स सब्लिमेशन। है ना? ये पूरे प्रोसेस एक साथ आपको पूरा पता होना चाहिए, बड़े काम का है ये सब। तो अभी ये जो क्या नाम है, वेपर बन के आ रहा था, इसको आपने जैकेट, जो आपका ग्लास जैकेट है, उसमें पानी डाल के, पानी फ्लो करवा के इसको ठंडा किया, यानी कंडेंस कर दिया। तो अब ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? लिक्विड में, और यहां पर ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां पर जमा होते जाएगा। तो देखो डिस्टिलेशन ना, एक शॉर्ट चीज समझ लो, डिस्टिलेशन क्या है? आप उसको हीट करते हो, ये गैस में कन्वर्ट होता है, जो गैस ऊपर बनेगा उसको आप क्या करोगे, कूल कर लोगे, वापस से लिक्विड बन जाएगा। तो जो लिक्विड मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। समझ आ रहा है? इस तरीके का जो क्या नाम है, फिल्ट्रेशन है, जिसको मैंने अलग किया ना, समझ आ रहा है? इसको हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। तो हीट करके उसको भाप बनाना, भाप को कंडेंस करना, जो मिलेगा वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। आई बात समझ में? अगर ऐसे ही एक से ज्यादा लिक्विड रहेंगे तो अलग अलग टेम्परेचर पर सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ आ रहा है? जैसे अगर मान लो एयर का लिक्विड है ये, तो इसके अंदर ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। समझ आ रहा है? नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, हीलियम का अलग होगा। तो अलग अलग टेम्परेचर पर आप अलग अलग गैस को क्या कर सकते हो, लिक्विफाई करके ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भेजे जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसे फॉर्म में होता है? तो लिक्विड फॉर्म में, ऐसे ही लिक्विड ड्रॉप बाय ड्रॉप। अभी लैब में ऐसा करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं किया जाता है। इंडस्ट्री में यही मेथड होता है, लेकिन उधर बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है। बेसिक प्रोसेस यही है। समझ आ गया? अच्छा अभी पढ़ते हैं इसको। लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंट इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो यहां पर, तो सबसे पहली बात, ये डिस्टिलेशन, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप इस्तेमाल कहां करोगे, कहां इस्तेमाल करोगे? दो चीज देखना है अपने को। पहले तो वो वोलेटाइल, अगर मान लो वो वोलेटाइल ही नहीं है, आप डिस्टिलेशन इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप हीट करोगे उड़ेगा ही नहीं वो। फिर किसको कंडेंस करोगे, किसको जमा करोगे? तो सबसे पहली बात वो क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। और वो किसके साथ मिक्सड होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल नहीं उड़ेगा, वोलेटाइल उड़ेगा। अच्छा, या तो मान लो अगर बहुत सारे वोलेटाइल ही आपस में मिक्सड है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? अगर सेम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तो समझ, तो फिर वो दोनों साथ में मिलेंगे अपने को, सेपरेटेड नहीं मिलेंगे। तो दो कंडीशन है, एक वोलेटाइल होना चाहिए, किसी नॉन वोलेटाइल के साथ मिक्स होना चाहिए। अगर मान लो सभी वोलेटाइल है, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? ये देखो क्या लिखा है, लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस, काफी डिफरेंस होना चाहिए इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तब अपन इसको, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? हाँ बोलो, वो क्या? कितने बजे का कॉलेज है तेरा? तो कितने बजे का है? हाँ तो 10 बजे छोड़ दूंगा। इधर सुनो, अभी इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों सिंपल डिस्टिलेशन। क्या बात कर रहे हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर बात करते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मोटोग्राफ। चलो आ जाओ सिंपल डिस्टिलेशन बात कर लेते हैं यहां पर। ओके आप सुनो, सिंपल डिस्टिलेशन हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं बच्चों? ऐसे लिक्विड विच बॉइल्स
विदाउट डीकंपोजिशन। सिंपल डिस्टिलेशन कहां इस्तेमाल करेंगे? सीधा मतलब एक कंपाउंड है, उसको हीट करूंगा तो ये दो या दो से ज्यादा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिंपल डिस्टिलेशन वहां इस्तेमाल करेंगे जहां पर हीट करने पर वो डीकंपोज ना हो। क्या नहीं होना चाहिए? देखो, लिक्विड्स विच बॉयल, जो बॉयल हो जाए बिना डीकंपोजिशन के, विदाउट डीकंपोजिशन हो गया तो वो ब्रेक डाउन ही हो जाएगा, फिर वो नहीं होना चाहिए। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर प्यूरिफाइड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। ये सिंपल डिस्टिलेशन से इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सिंपल डिस्टिलेशन कहां इस्तेमाल करेंगे बताओ? हाँ, हीट करने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर क्या नहीं हो? डीकंपोज ना हो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सिंपल कहां इस्तेमाल करेंगे ये याद रहना चाहिए। अच्छा, इस प्रोसेस में करते क्या है? लिक्विड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू वेपर। सबसे पहले लिक्विड को भाप बनाएंगे। कैसे? बॉईल करके। एंड देन वेपर को क्या किया जाता है? जो कंडेंस किया जाता है। सब समझ में आ रहा है स्टेप? कंडेंस बैक इनटू लिक्विड, क्या करके? ठंडा करके। एंड प्योर लिक्विड ट्रिकल्स डाउन इन द, समझ आ रहा है? जैसे ट्रिकल्स डाउन बोले तो टिप टिप करके पूरा जमा कर देंगे अपन। समझ आ रहा है? ओके। कहां पर वो जो रिसीवर लगाया था ना, तो रिसीव करने वाला रिसीवर जो यहां पर फ्लास्क लगाया हुआ था, ये डायग्राम देख लो, वहां पर देखो टिप टिप करके गिर रहा है, टिप टिप बरसा पानी। ओके, हो गया इतना, टिक मार्क कर लो। यहां पर भी रीड कर लेते क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये वाला जो apparatus देख रहे हो यहां पर, ये सिंपल डिस्टिलेशन वाला है। कौन सा है? ओके, द apparatus used for simple distillation is shown in the figure। अच्छा, अगर आपको apparatus का एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो आप बोलोगे इट कंसिस्ट ऑफ एक राउंड बॉटम, देखो यहां पर राउंड बॉटम फ्लास्क। कौन है भाई? दिखाई दे रहा है डायग्राम में? ओके, फिटेड विद कॉर्क, ऊपर एक रबर का कॉर्क लगाया जाता है, ढक्कन, उसके बीच में थर्मामीटर लगा हुआ है, तो उसमें होल होता है जिसमें थर्मामीटर आप फिट कर सकते हो, ठीक है। रबर कॉर्क समझ में आता है आप लोगों को? पुरानी बॉटल्स मालूम है, उसमें जो है ना, हाँ, तो कॉर्क लगाया जाता था, कॉर्क लगाया जाता था, समझ आ रहा है? और अभी भी जो है ना, जो क्या नाम है, दारू वगैरह की बोतल आती है ना, वाइन वगैरह, हाँ, खोला है तूने, हाँ बराबर, शैंपेन वगैरह के अंदर देखते हो वो कॉर्क लगा, लेकिन वो रबर कॉर्क नहीं होता, वो रबर कॉर्क नहीं होता है, ए बस, वो बेसिकली ए वुड वगैरह का कुछ बनाया जाता है, ठीक है, वो कॉर्क होता है, समझ आ रहा है? उसको कॉर्क बोलते हैं। आपका यहाँ पर जो आ रहेगा वो रबर कॉर्क होगा, आप लैब में देखोगे इसको, और उसमें जो है ना होल रहता है, उसमें थर्मामीटर आप फिट कर सकते हो ताकि अंदर का थर्मामीटर मेजर करो। हैविंग थर्मामीटर, जिसके पास क्या होगा? अच्छा, फ्लास्क हैज साइड आर्म, देखो ये फ्लास्क में अगर आप देखोगे तो साइड आर्म है, नहीं है, ऊपर देखो ना, ये फ्लास्क दिखाई दे रहा है, उसमें साइड से ऐसे नली नहीं निकल रही है, तो उसको साइड आर्म बोलते हैं। तो फ्लास्क के पास क्या है, होता है साइड आर्म होता है, वो आर्म नहीं, आर्म होता है ना? ओके, थ्रू विच इट इज कनेक्टेड टू अ कंडेंसर, ये किससे लगा हुआ है ये आर्म? कंडेंसर से। कंडेंसर कौन है मालूम है ना? जो उसको ठंडा करके वेपर से लिक्विड बना दे। कंडेंसर हैज अ जैकेट, इसके पास, कंडेंसर के पास जैकेट होता है विथ टू आउटलेट, ठीक है, एक बेसिकली इनलेट और एक आउटलेट होगा, थ्रू विच वाटर इज सर्कुलेटेड, नीचे से पानी आएगा ऊपर से जाएगा, ऊपर से आएगा नीचे जाएगा, जैसा भी आप कर लो। लिक्विड टू बी डिस्टिल इज टेकन इन द राउंड बॉटम फ्लास्क फिक्स बाय क्लैंप। तो क्लैंप क्या है अपना? ये जो तीन टांग का नहीं लगा हुआ है, तीन चार टांग दिया हुआ है, समझ आ रहा है? वो एक क्लैंप है, उसके ऊपर आपने जाली रखना है, जाली के ऊपर आपका फ्लास्क रहेगा, उस फ्लास्क के अंदर आपको वो लिक्विड लेना है जिसको आपको मतलब फिल्टर करना है बेसिकली, समझ आ रहा है? तो लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड इज केप्ट इन द राउंड बॉटम फ्लास्क फिक्स बाय क्लैंप। अच्छा, क्लैंप यानी ये रहता है, क्या नाम है ये, क्या बोलते हैं, चिमटा, चिमटा, ये देखो, ये समझ आ रहा है? तो इसको फिट करके यहां से पकड़ के रखेंगे ना, तो ये क्लैंप हो गया, ठीक है, नाम नहीं दिया होगा यहां पर, समझ आ रहा है? हाँ, जैसे टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है ना,
वैसे ही होता है यहाँ पर क्लैंप, समझ आ रहा है, जिसको यहाँ पर ऐसे पकड़ के रखा जाता है और ये स्टैंड से लगा हुआ है, ठीक है। आगे सुनो, द फ्लास्क इज प्लेस्ड इन वाटर, वाटर बाथ, फ्लास्क को कहां रखेंगे, एक वाटर बाथ में रखेंगे, और ऑयल बाथ, और सम टाइम वायर गॉज इज केप्ट ऑन द स्टैंड एज शोन इन द फिगर। अब सुनो, बता रहा हूं, ये जो डायग्राम दिया हुआ है क्या, हाँ ये ऐसे ही कुछ होता है, समझ आ रहा है, लेकिन बड़ा रहता है वो चिमटा, समझ आ रहा है। अच्छा इधर सुनो, ये इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं, समझ आ रहा है, और उसको क्लैंप बोला जाएगा। अच्छा ये जो दिखाई दे रहा है आपको वायर गेज, यहां पर वायर की जाली है, वायर की क्या है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं जलाते हो, या तो यहां पर इसको क्या किया जाता है, एक कढ़ाई आप ले लो, वाटर बाथ बोलते हैं उसको, एक कढ़ाई जैसे यहाँ खाने बनाने वाली जैसी कढ़ाई होती है ना, वैसे ही होता है, इसके अंदर आपको पानी भरना होता है, क्या भरना होता है, पानी, उसके ऊपर इसको रखते हैं ताकि डायरेक्ट हीट ना पड़े और ये ग्लास ब्रेक ना हो, नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। और या तो आप इधर क्या रख सकते हो, वायर गेज रख सकते हो, और उसके नीचे फिर आप हीट करोगे, आई बात समझ में। तो वाटर बाथ क्या होता है, समझ में आ गया, वाटर बाथ क्या है, एक कढ़ाई है जिसके अंदर पानी भर के उसके ऊपर इसको रखा जाता है ताकि इसको वाटर के थ्रू हीट मिले, ठीक है, डायरेक्ट हीट ना मिले। और वैसे ही या तो वायर गेज रखते हैं तो ये गर्म होता है, फिर ये उसको गर्म करता है ऐसे। हाँ अगर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने आता है तो शॉर्ट, अगर आपको पूछता है व्हाट इज क्या नाम है सिंपल डिस्टिलेशन, तो सिर्फ उतना लिख देने का, एक्सप्लेन दी क्या नाम है एक्सपेरिमेंट ऐसे करके आपको बोलेगा, तो फिर इसका थियरी लिखना है पूरा ये। अच्छा आगे, कंडेंसर इज कनेक्टेड टू, कंडेंसर किससे कनेक्टेड है, रिसीवर से कनेक्टेड है, कलेक्ट द प्यूरिफाइड लिक्विड, ये किसको कलेक्ट करेगा भाई, प्यूरिफाइड लिक्विड। केयर इज टेकन दैट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज जस्ट बिलो द साइड आर्म ऑफ द अराउंड द बॉटम फ्लास्क, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि इसका थर्मामीटर का जो नीचे का ये बल्ब बोलते हैं उसको, नीचे वाला जो पार्ट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, तो ये कहां होना चाहिए, आर्म के पास ही होना चाहिए, अरे ये जो आर्म है ना साइड आर्म, तो इधर ही होना चाहिए, क्योंकि जब ये वेपर बन के जा रहा होगा तो ये जो वेपर है उसका टेम्परेचर आपको पता चले, समझ आ रहा है। एकदम नीचे मत कर देना या एकदम ऊपर मत कर देना। फ्लास्क किधर गया, care is taken that the bulb of the thermometer is just below the side arm of the around the flask. The flask is heated. As boiling point of the liquid is reached, it starts boiling and the vapor rise to the neck. neck किसको बोल रहा है, ये जो फ्लास्क का नेक है ना, इसको नेक कह रहा है, नेक गर्दन होती है ना, तो यहां से जैसे ही आप बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे तो वेपर बनने लगेगा और यहां पर ये नेक पर पहुंचेगा, यहां से फिर साइड आर्म पे उतरेगा, ठीक है, and pass through the side arm into the cooler part of the condenser which is kept cool by, कैसे ठंडा रखते हैं, by circulating the water through its jacket, जैकेट में से पानी बहाते रहते हैं जिससे वो ठंडा होता रहता है, the vapor condenses and the liquid is collected in the receiver। खत्म हो गई बात, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एसीटोन, एसीटोन को आपने किसके साथ मिलाया हुआ है, वाटर के साथ मिलाया हुआ है, तो जब आप क्या करोगे, इन दोनों का मिक्सचर हीट करोगे तो पहले बॉईल कौन होगा, एसीटोन। जैसे ही आप मान लो इधर पे थर्मामीटर आपको दिखाई दे रहा है, थर्मामीटर पे 56 डिग्री है ना, कितना टेम्परेचर, तो 56 डिग्री पर क्या होगा, एसीटोन भाप बनने लगेगा, ठीक है। तो आपको थर्मामीटर याद रखना है, टेम्परेचर 56 ही रखना है, समझ में आ रहा है, ऐसे हीट करते रहना है, और यहां पर आपका जो जमा होगा वो कौन होगा, फिर एसीटोन होगा, वाटर पीछे रह जाएगा। वाटर कब भाप बनेगा, 100 डिग्री, उससे पहले नहीं बनने वाला नहीं है, वाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अभी कौन है बच्चों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, कौन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा ये भी वैसे ही लग रहा है आपको ना, बस यहां पर ये वाला जो पाइप देख रहे हो ये एक एक्स्ट्रा आ गया है ना, या तो ये इस्तेमाल कर सकते हो या तो ये इस्तेमाल कर सकते हो, इसको बोलते हैं सिंपल पैक्ड कॉलम, समझ में आ रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं बबल प्लेट कॉलम। अंदर बेसिकली ना ये छोटे छोटे दाने आप लोग ने फिल्टर में देखा है, जैसे दाने डालते हैं जो वाटर प्यूरिफायर होता है उसके अंदर, कभी देखा है छोटे छोटे दाने होते हैं, नहीं,
क्रिस्टल के, तो वैसे डाला जाता है इसको। आ जाओ पढ़ते हैं, लाइन वाइज पढ़ेंगे ना, तो पूरा प्रोसेस सेम है, बस देखो कहाँ बदल रही है कहानी, इधर पे है ना। तो ये या तो ये वाला इस्तेमाल कर सकते हो या तो वो वाला इस्तेमाल कर, दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सिंपल पैक्ड कॉलम बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, बबल प्लेट कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ऐसे बबल्स रहते हैं। इधर बात करते हैं, ओके। चलो लाइन वाइज पढ़ते हैं। अब ये वाला कब इस्तेमाल करूंगा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब इस्तेमाल करूंगा, फ्रैक्शनल कब इस्तेमाल, देखो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वो वाला इस्तेमाल कब करूंगा। सिंपल डिस्टिलेशन कब इस्तेमाल करते हैं, हीट करने पर डिकम्पोज ना हो, बराबर है। अच्छा, फ्रैक्शनल वाला कब इस्तेमाल करूंगा, फ्रैक्शन कब आप बात करते हैं, जब आपके पास लिक्विड जो है वो 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हो, और उनका बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के करीब करीब है, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बोला, हाँ, इफ इन अ मिक्सचर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इज नॉट अप्रिशिएबल, मतलब करीब होंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन असेंबली। जैसे पहले पढ़ा, सिंपल वाले से आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हीट करना चाहोगे और ये, हाँ, क्या हो जाएगा, दोनों भी क्या नाम है, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दोनों का मिलेगा लिक्विड मिक्सचर, तो अपन सेपरेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कौन सा, फ्रैक्शनल वाला। तो सिंपल वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, कब, जब डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या होगा, कम रहेगा, या ज्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा डिफरेंस, तो हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल इस्तेमाल किया जाएगा। ज्यादा रहेगा तो आप सिंपल वाला इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, टू सेपरेट सच लिक्विड्स द प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज एम्प्लॉयड इन विच स्पेशल असेंबली इज यूज्ड। इसके अंदर अलग तरीके से एक स्पेशल असेंबली इस्तेमाल करते हैं। इन दिस असेंबली डिस्टिलेशन फ्लास्क इज फिटेड विथ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, जो कि आपको मैंने अलग से बताया ना। हैंस द वेपर फर्स्ट पास थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जो कि 2 टाइप के बताया मैंने आपको। वेपर्स ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड with lower boiling point rise up more than the vapors of liquid having higher boiling point। अच्छा, इसका क्या मतलब है, जरा चेक करो एक बार, इस पॉइंट को पढ़ो। जब हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास दोनों निकलेंगे, जो नजदीक नजदीक वाले बॉइलिंग पॉइंट वाले दोनों वेपर बनेंगे, और दोनों इसके थ्रू पास होना पड़ेगा। इसको अपन क्या बोलते हैं शॉर्ट में, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। समझ आ रहा है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब इसके अंदर क्या होगा, वेपर फर्स्ट पास थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वेपर्स ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट राइज अप मोर देन द वेपर्स ऑफ लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो जब ये दोनों यहां पर रेस लगेगी, तो ये आगे कौन बढ़ेगा, जो ज्यादा क्या हो, अब दोनों का भले ही बॉइलिंग पॉइंट सेम है, लेकिन वोलेटिलिटी डिफरेंट हो सकती है। तो जो ज्यादा वोलेटाइल होगा, ज्यादा भाप बनने वाली एबिलिटी जिसकी होगी, ज्यादा हल्का होगा, बेसिकली बोल सकता हूं, किधर जल्दी भागेगा, ऊपर। समझ आ रहा है। और जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, लेकिन अगर कोई हट्टा कट्टा है, जंगल से दौड़ा रहे हैं 2 लोगों को, एक पतला दुबला आदमी और एक हट्टा कट्टा, दोनों को एक घने जंगल से दौड़ा रहे हैं, तो कौन जो है वो ज्यादा आगे निकल जाएगा, पतला दुबला वाला, है ना। छोटा रास्ता रहेगा, वहां से भी निकल जाएगा, लेकिन फंस कौन जाएगा इसके अंदर, मोटा वाला। तो जो हैवी वाला होगा या लेस वोलेटाइल जो होगा, वो इधर पे फंस जाएगा। समझ आ रहा है। तो अब यहां पर देखो कौन आगे जाएगा ज्यादा, वेपर्स ऑफ मोर वोलेटाइल लिक्विड, और किसका, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लोअर हो, ठीक है, राइज अप मोर देन वेपर्स ऑफ लिक्विड हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट। समझ आ रहा है, क्लियर है बात। तो बेसिकली आपको यहां पर वोलेटिलिटी पे डिसाइड करना है, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, मतलब कंपैरेटिवली अगर दोनों की बात करें। हम लोग दोनों यहां पर क्या बात कर रहे हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब है, तो अब 2 लोग उड़ गए। समझ आ रहा है, कौन रेस में आगे निकल जाएगा, जिसका वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा उसका, वो आगे निकल जाएगा, और पीछे कौन रह जाएगा,
जिसका वॉलेटिलिटी पे बात करो पहले, क्योंकि वहीं से डिसाइड होगा। समझ आ रहा है? जो लेस वॉलेटाइल होगा वो भारी होगा, इसलिए जा नहीं पा रहा है तो ये रास्ते में फंस जाएगा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहता है तो पीछे रह जाएगा। तो अब यहां से घूमता 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 कौन आएगा ऊपर? यहां से घूमता फिरता ऐसे 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 ऐसे, यहां कौन आ गया? लेस वॉलेटाइल, सॉरी मोर वॉलेटाइल और लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला। मोर वॉलेटाइल, लेस बॉइलिंग पॉइंट। देखो इधर पे क्या लिखा हुआ है, वॉलेटाइल लिक्विड मोर वॉलेटाइल विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। मोर वॉलेटाइल, ज्यादा उड़ने वाला, विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ऊपर पहुंचेगा। तो यहां पर ये पहुंच गया। बाकी दूसरा वाला जो उसका पार्टनर था जिसके साथ में रेस लगी थी वो पीछे फंस गया यहां पर। अगर ये नहीं लगाता तो क्या होता? तो दोनों पहुंच जाते ऊपर, फिर सेपरेट नहीं कर पाते आप। ठीक है, अब यहां से आएगा, ठीक है, मोर वॉलेटाइल विद लेस बॉइलिंग पॉइंट, मोर वॉलेटाइल विद, उसको आप अगेन ठंडा करेंगे और इधर जमा करेंगे। कहानी सही में बस ये कहानी आपकी एक्स्ट्रा है। बस क्या आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जंगल से कौन जल्दी पार हो जाएगा? मोर वॉलेटाइल विद लेस बॉइलिंग पॉइंट। मोर वॉलेटाइल तो वॉलेटिलिटी के बेस पर डिसाइड होता है। जो हल्का फुल्का रहेगा वो जल्दी पास कर जाएगा, जो भारी रहेगा वो फंस जाएगा। समझ आ रहा है? खत्म। अभी इधर आ जाओ। सपोज, सुनो, सपोज अभी ये एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, जैसे वहां पर ए और बी लेकर एक्सप्लेन किया गया था वैसे यहां पर भी एक्सप्लेन कर। सपोज वी हैव मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 363 और 373। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए, ये लेस देन है ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी, तो इन दोनों की रेस लगेगी। ठीक है, अच्छा, और ए आपका, अगर मैं वॉलेटिलिटी की बात करूं तो ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। रेस में जीतेगा कौन आपको मालूम है? ए जीतने वाला है। ठीक है, ए इज मोर वॉलेटाइल एंड बी इज लेस वॉलेटाइल। एज मिक्सचर इज हीटेड, जैसे ही मिक्सचर को आप हीट करते हो दोनों भाप बनना शुरू होंगे, ए और बी दोनों की रेस लगेगी। दोनों को कहां से पास होना पड़ेगा? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। कहां से पास होना पड़ेगा? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, अलॉन्ग विथ लिटिल बी राइज अप। ठीक है, बी भी ऊपर जाता है, ठीक है, ए के साथ में, लेकिन बी जो है वो पीछे रहेगा थोड़ा। एंड कम इन कॉन्टैक्ट विथ लार्ज सरफेस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के कॉन्टैक्ट में आते हैं। वेपर्स ऑफ बी कंडेंस रैपिडली इनटू डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, while passing through the fractionating column there is an exchange between ascending vapor and descending liquid. The vapors of B are scrubbed off by descending liquid. This makes the vapors richer in A. Okay, अब यहां पर जो है ना थोड़ा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, मैंने एकदम शॉर्टकट में बता दिया ना आपको। और यहां पर इन्होंने क्या बताया? and descending liquid. The vapors of B are scrubbed off by descending liquid. This makes is repeated each time. क्या होता है सुनो, अब इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया इसको? जब ये दोनों वेपर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, जब ये दोनों वेपर ऊपर जा रहे हैं ए और बी, ठीक है, ये दोनों इसके कांटेक्ट में आते हैं। और जैसे ही आपको याद है खाना बनाते हो आप ढक्कन रखते हो ऊपर, ये भाप बन के उड़ता है, ये जब इससे टकराता है तो वापस से लिक्विड बन जाता है। सही है, अच्छा, तो वैसे ही ये भी निकल रहा है। तो जैसे ही ये क्या करता है, एक लार्ज सरफेस एरिया इससे जब कांटेक्ट में आता है तो ये वापस से क्या बनने लगता है? लिक्विड बनने लगता है। क्या बनने लगता है? ये वेपर बन के निकल रहा है, लेकिन आते आते अपनी हीट उसको देकर वापस से क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ए और बी ऊपर चल रहे हैं, मान लो ये जो पहले वाले पहुंच चुके थे वो क्या बन चुके हैं? यहां पर कंडेंस हो गए। क्या हो गए? कंडेंस हो गए। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा कलर इसमें बताता हूं मैं आपको। बी का कंडेंसेशन ज्यादा होता है, बी का कंडेंसेशन ज्यादा, जो क्या नाम है, वोलेटिलिटी जिसकी कम होती है, लेस वोलेटाइल, उसका कंडेंसेशन क्या होगा? ज्यादा।
लेस वोलेटाइल वाला, लेस वोलेटाइल, ठीक है, कंडेंसेस मोर, कंडेंसेस मोर, और रैपिडली बोल सकते हैं ज्यादा तेजी से कौन कंडेंस होगा, बी, बी। ओके, अब सुनो, जैसे ये ए और बी ऊपर चल रहे हैं तो इधर से रिटर्न कौन आ रहा है वापस से लिक्विड बनके, बी आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा कंडेंस हो रहा है। अब लिक्विड बनेगा तो बह के नीचे ही आएगा। अब जैसे ये ए का वेपर ऊपर जाने की कोशिश करता है, बी का लिक्विड उसके साथ मिल जाता है और उसको अगेन किधर लेकर आ जाता है, नीचे। अब ऊपर कौन पहुंचेगा, यानी बी ने बी को हरा दिया, बी ने, तो बी का ही लिक्विड डिसेंडिंग ऑर्डर में जब नीचे आता है तो असेंडिंग में जाने वाला जो उसका वेपर है उसके साथ मिलकर, समझ में आ रहा है, तो उसको वापस से क्या करता है, कंडेंस करके नीचे ले आता है। ए और बी ऊपर चल रहे हैं, बी आपका जो है वो लेस वोलेटाइल है, ये जल्दी से कंडेंस होगा, मोर रैपिडली कंडेंस होगा, तो इसके लिक्विड जो यहां पर आपको दिखाई देंगे इसके अंदर, वो कौन होगा, बी होगा। अब वो लिक्विड बन गया, भारी होने के कारण किधर आएगा भाई, नीचे आएगा, तो बी किधर आ रहा है, बी का लिक्विड डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और बी का वेपर किधर जा रहा है, ऊपर, तो ये ऊपर से जब नीचे आएगा तो ए और बी दोनों के साथ में मिलेगा, लेकिन ये किसको ज्यादा ले जाएगा नीचे, बी को, बी वाला बी को। अब ए वाले का तो लिक्विड नहीं आ रहा ना, ए वाला क्या है, ए वाला कैसा है, ए वाला मोर वोलेटाइल, ठीक है, मोर वोलेटाइल है, तो यहां पर ये लेस कंडेंस होगा, कंडेंसेस लेस करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर फाइनली कौन पहुंचेगा, ए पहुंचेगा और फिर बाद में उसको कंडेंस करके वो कहानी होगी। एक बार रीड कर रहा हूं, देखो थोड़ा सा, वैसे मैंने आपको बता दिया कि जीतेगा कौन, उस बेसिस पर डिसाइड करने का। इधर देखो, अभी पॉइंट पढ़ो, वाइल पासिंग थ्रू फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, वाइल पासिंग थ्रू, ये कॉलम कौन सा कॉलम है, फ्रैक्शनेटिंग। पीछे बॉयज लोग अगर सीधा नहीं बैठा सबको आगे पीट दूंगा। इधर ध्यान दो क्या चल रहा है, तो अभी नहीं है तुम लोग का चैप्टर, बाद में तो आ रहेगा ना। वाइल पासिंग थ्रू कौन सा कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन, किसके बीच में एक्सचेंज होने वाला है, असेंडिंग वेपर, ऊपर जाने वाला वेपर, एंड डिसेंडिंग लिक्विड, जो ऊपर कंडेंस हो चुका है वो वापस नीचे आएगा, इनके बीच में एक्सचेंज होता है। द वेपर ऑफ बी आर स्क्रब्ड ऑफ, ये जो बी ऊपर जा रहा है ना, ये उसको नीचे ढकेल देगा, कौन, बी का लिक्विड, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो नीचे की तरफ आ रहा है, स्क्रब्ड ऑफ बाय डिसेंडिंग लिक्विड, दिस मेक्स द वेपर रिचर इन ए, मतलब जो वेपर ऊपर जा रहे हैं उसमें से बी को तो नीचे ढकेल दिया गया है, अब ऊपर कौन बचा फिर, ऐसा नहीं कि बी उसमें एकदम से नहीं रहेगा, लेकिन रिचर इन क्या रहेगा, ए, समझ में आ रहा है। तो वेपर्स रिचर इन ए, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ईच टाइम, हर बार ऐसा होता रहता है, और ये बहुत बड़ा कॉलम है, एवरी टाइम ऐसा होता रहेगा, और जब फाइनली बाहर निकलेगा तो वहां पर बी का एक भी पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ऊपर कौन होगा, ए होगा। ये तो थोड़े से प्रोसेस में बता रहा है, थोड़े से हिस्से में, ऐसे ऊपर चलते जाएगा तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहेगा, समझ आ रहा है। बी लिक्विड बनेगा, वो अपने वाले को ही नीचे ढकेल देगा, तो ऊपर कौन बचने वाला है, सिर्फ ए। दिस प्रोसेस रिपीटेड ईच टाइम द वेपर्स एंड लिक्विड कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जब जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के साथ में आएगा, जब जब ऐसा प्रोसेस होगा। राइजिंग वेपर, जो ऊपर की तरफ वेपर पहुंचेगा, बिकम्स रिचर इन ए एंड एस्केप फ्रॉम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, मतलब ये जो बीच वाला कॉलम है इससे आप बाहर कौन निकल पाया, ओनली ए, एंड रीच द कंडेंसर वाइल लिक्विड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क इज रिचर इन बी। तो यहां पर जो बचा वो बी में रिच है, और जो वहां पर बनेगा वो ए में रिच होगा, समझ आ रहा है। द सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर फर्दर प्यूरिफाइड, देखो वापस से इनको प्यूरिफाई किया जाएगा, ठीक है, बाय रिपीटिंग द प्रोसेस, यही प्रोसेस वापस करके। ऐसा क्यों, सोचो जरा, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर, रिचर इन ए, मतलब बी थोड़ा सा रह जाएगा, तो पूरा प्योर नहीं होगा, आप फिर से उसको वही प्रोसेस वापस दोबारा जो वहां पर मिला उसका वापस से क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे, तो ऐसे करते करते वो पूरी तरीके से प्योर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम लोग देखो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन, देखो कितना है 329, और मिथाइल अल्कोहल कितना है 337.7, काफी करीब करीब है ना, समझ आ रहा है। तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत करीब करीब होते हैं, या बहुत ज्यादा क्या नाम है डिफरेंस नहीं है, उधर पे आप इस्तेमाल करोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। बेंजीन भी देख लोगे तो 353 कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो एग्जांपल भी याद रखिए कि कौन से वाले में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
और आप ये इस्तेमाल करो या वो इस्तेमाल करो, दोनों कहानी सेम ही है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ये प्रोसेस हम लोग कहां इस्तेमाल करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये वर्ड आप कौन से चैप्टर में देखोगे पता है? चैप्टर नंबर आपका कौन सा पढ़ाया था मैंने? हाइड्रोकार्बन 15। हाइड्रोकार्बन के अंदर जब क्रूड ऑयल के बारे में आप स्टार्ट कर रहे थे वहां पर था। ये देखो, ये इसका यूज है फ्रैक्शनल। दिस प्रोसेस यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल। तो जब आप जो कच्चा तेल निकालते हो जमीन से, उसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पर होता है ना? नहीं याद है? सिर्फ एक वर्ड आया है, मैंने बताया था कि ये चैप्टर नंबर अपना ये कौन सा चैप्टर? थर्ड है ना? इसके अंदर जो है इसका प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया गया, तो इस तरीके से करता है, ठीक है। उसके बाद ओके, अगला है आपका डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको क्या बताया? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बताया बॉइलिंग पॉइंट का? किसी लिक्विड का जो आप हीट करोगे तो उसका वेपर बनेगा, उसका वेपर का प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक के, तब वो उबलने लगता है, वो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अच्छा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिपेंडेंसी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर या एक्सटर्नल प्रेशर पर। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिक्विड को जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अगर बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है तो आपको बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा ना, इसको ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगा। तो अगर आप चाहते हो कम बॉइलिंग पॉइंट पर इसको क्या करूं मैं? उबाल दूं, भले इसका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट को कम करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? सुनो, आप तो सबसे पहले कंटेनर क्लोज कर दोगे। क्या कर दोगे? कंटेनर क्लोज कर दोगे। अब इधर पे कौन है? एयर है अभी फिलहाल, अभी वेपर नहीं बना है इसका, ये आपका लिक्विड है। आप इस लिक्विड को सॉरी इस गैस को जो अंदर लगा हुआ है, इसको वैक्यूम पंप के मदद से, किससे? क्योंकि इस एयर की वजह से ही इसके ऊपर प्रेशर 1 atm लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 atm। तो मैं वैक्यूम पंप की मदद से यहां से एयर निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं? एयर निकाल लेता हूं। समझ आ रहा है? तो अगर यहां पर अभी एयर नहीं रहेगा, समझ आ रहा है, या बहुत ही लेस एयर है, कम एयर हो गया, तो अब अगर एयर कम है अंदर तो इसका जो प्रेशर होगा इसके ऊपर, हाँ, कम होगा। तो हमने क्या किया? वैक्यूम पंप की मदद से एयर को बाहर निकाला, जिसकी वजह से जो लिक्विड के ऊपर एयर का प्रेशर था 1 atm, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब अगर मैं इसको हीट करूंगा, क्योंकि ये प्रेशर रिड्यूस होके मान लो 1 atm से 0.1 atm हो गया है ना, तो जब आप हीट करोगे तो इसका जो वेपर बनेगा इधर पे, वो जल्दी से 0.1 atm अचीव कर लेगा और क्या करने लगेगा? उबलने लगेगा। क्या करने लगेगा? उबलने लगेगा। तो यहां पर हम लोग ने क्या किया, समझो बात को। और ये वाला इस्तेमाल कब करूंगा ये प्रोसेस? जब कोई ऐसा लिक्विड आपको क्या नाम है उसको अलग करना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर के प्रेशर को रिड्यूस करोगे, किसकी मदद से? वैक्यूम पंप की मदद से। किसकी मदद से? प्रेशर अगर कम हो गया उसके ऊपर का, तो ये जल्दी से एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा और उबलने लगेगा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट हर एक का डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पर। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम लोग ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बहुत ज्यादा हो, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे डिस्टिलेशन अंडर, सीधा बैठ जाओ, बैठ जाओ अभी 2 मिनट। कौन है? चल जा। ये लिक्विड्स हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट और दोज विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग, जो हीट करने पर क्या हो जाए? डिकम्पोज। तो हम लोग उतना हीट नहीं करेंगे उसको,
हम लोग चाहेंगे कि कम हीट करके ये क्या हो जाए, वेपर बन जाए। आपको याद है सिंपल डिस्टिलेशन कब इस्तेमाल कर रहे थे, जो डिकम्पोज ना हो। अब ये डिकम्पोज होने वाला लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, प्रेशर को कम करके। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन हीटिंग आर प्यूरिफाइड बाय कैरिंग आउट डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। कैसे करेंगे, इधर लिखा है, इन दिस मेथड लिक्विड इज मेड टू बॉइल एट टेम्परेचर विच इज बिलो इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। आप लिक्विड को कितने टेम्परेचर पर बॉइल करोगे, उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम पर बॉइल करेंगे बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर। क्योंकि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पर। प्रेशर कम कर दूंगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और द सरफेस ऑफ द लिक्विड प्रेशर इज रिड्यूस्ड यूजिंग वाटर पंप, ठीक है, और वैक्यूम पंप। तो आप वाटर पंप भी लगा सकते हैं वहां पर, आपको तो खींचना ही है ना, तो वो एयर को खींचेगा बाहर। ठीक है, और वैक्यूम पंप। अच्छा, आप कहां इस्तेमाल होता है ये, इन सोप इंडस्ट्री ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम सोप बाय यूजिंग दिस टेक्निक। तो सोप इंडस्ट्री में अगर बात करूं, साबुन बनाने वाली कंपनी में, तो वहां पर जो है ना, सोप में से आपको ये ग्लिसरॉल निकालना होता है, अलग करना होता है। तो उसको करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, समझ आ रहा है, क्लियर है, बस इतना याद कर लो, हो गया।